नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। शंकराचार्य की गद्दी और रावल बद्रीनाथ धाम पहुंचे। वहीं रावल ने नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना कराई है। बद्री विशाल के जयकारों से गुंजायमान हुआ है जोशीमठ। चारधाम यात्रा 2023 के लिए कल भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। सुबह 7:10 पर भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट कल खुलेंगे। पूरे विधि विधान के साथ कपाट खोले जाएंगे और कपाट खुलने से पहले आज बद्रीनाथ धाम मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से भी सजाया जा रहा है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम में दूसरी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की जा रही हैं। मंदिर प्रशासन समिति कपाट खोलने की तैयारियों में जुटा हुआ है और कपाट खुलने की कड़ी में आज पांडुकेश्वर में योग बद्री और कुबेर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी कराई गई। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं ने मंगल गीत और भजनों के साथ डोली को रवाना किया। पांडुकेश्वर से भगवान बद्री विशाल के साथ बद्रीश पंचायत में रहने वाले भगवान कुबेर और भगवान उद्धव जी की डोली बद्रीनाथ धाम रवाना हुई। पांडुकेश्वर योग बद्री से आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी गाडू घड़ा भी बद्रीनाथ धाम रवाना हुई। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है? कल सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हुई थी और अब तक करीब 40,000 के करीब श्रद्धालुओं ने जहां दर्शन किए हैं, वहीं 20 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पहुंच रहा है। और कल जो चारधाम यात्रा के पड़ाव में सबसे महत्वपूर्ण धाम बाबा बद्री विशाल के कपाट कल सुबह 7:10 पर खोल दिए जाएंगे आमजनों श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कल बद्रीनाथ जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने बातचीत में संकेत दिए हैं कपाट खुलने के समय पर। हालांकि उनका भी कार्यक्रम नहीं जारी हुआ है। बाबा बद्री विशाल को पूरे धाम परिसर को खूबसूरती के साथ कई फूलों के साथ सजाया गया है दर्शनों के लिए, क्योंकि कल कपाट खुल रहे हैं जी। इसके साथ ही जो बद्रीनाथ धाम का मुख्य पड़ाव है जिसे हम जोशीमठ कहते हैं, वहां भी स्थितियां पहले से बहुत बेहतर हैं। बड़ी संख्या में लोग रुके हुए हैं और कई ऐसे लोग हैं जो अभी से बद्रीनाथ धाम पहुंचने लगे हैं और इंतजार कर रहे हैं कल सुबह 7:10 का, जब बाबा बद्री विशाल के कपाट आम जन के लिए खोल दिए जाएंगे। जी, इसको लेकर के अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अभी तक कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और प्रशासन की तरफ से कितने की और उम्मीद जताई जा रही है? कितने लोग दर्शन करने के लिए आ सकते हैं? जी देखिए, राज्य सरकार ने धामों में प्रतिदिन दर्शन करने का जो राइडर था, जो कैब था जी, वो हटा दिया था। जी बिल्कुल। और मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जो व्यक्ति उत्तराखंड आएगा दर्शन करने, उसे दर्शन करने का मौका मिलेगा। जहां तक आपने रजिस्ट्रेशन की बात की है, यह आंकड़ा अब 19 लाख के करीब पहुंच रहा है और 20 लाख पहुंचने की उम्मीद है। जबकि 30,000 से अधिक लोग गंगोत्री, यमुनोत्री और बाबा केदारनाथ धाम पे दर्शन कर चुके हैं जी। और ये आंकड़ा लगातार बढ़ेगा भी, क्योंकि इस बार की यात्रा का जो कुल अवधि है वो करीब 12 दिन बीते वर्षों की तुलना में बढ़ रही है जी। तो निश्चित तौर पे बीते वर्ष का आंकड़ा टूटने का, बीते वर्ष करीब 47 लाख लोगों ने जो दर्शन किए थे, इस बार ये संख्या बढ़ने की पूरे आसार है। ठीक है, आप लगातार बने रहिए सुदीप। आगे और भी खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उनका कहना है कि यमुनोत्री, गंगोत्री और बाबा केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचा था, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। भारी बर्फबारी और बारिश के बीच श्रद्धालुओं के इस उत्साह को देखकर साफ कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में चारों धामों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में आएंगे। सीएम ने कहा कि गुरुवार को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के बाद चारों धामों में यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चारों धामों में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। यात्रा पर आने वाले हर यात्री की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ख्याल रखा जाएगा। ये तमाम बातें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कही गई हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस वक्त शुरू हो चुकी है। 3 धामों के कपाट खोले जा चुके हैं और अब बद्रीनाथ धाम के कपाट कल सुबह 7:10 पर खोले जाएंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जब केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए तो वहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए थे। तो ऐसे में उन श्रद्धालुओं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है चारों धामों की यात्रा को लेकर। जो यात्रा है इस वर्ष की बहुत ऐतिहासिक यात्रा होने जा रही है। कल बाबा केदार के कपाट खुले थे
और 20,000 से भी अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और बहुत ही हर्षोल्लास वहाँ पर रहा, जबकि मौसम लगातार बिगड़ता रहा है, लगातार बर्फबारी होती रही है। उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो लगातार बढ़ रहा है और कल बाबा बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे, वहाँ भी यात्रा पूरे अपने चरम पर चलेगी और हमें पूरा विश्वास है कि भगवान बाबा बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से और हमारे चारों धामों की कृपा से इस बार भी यात्रा गत वर्षों के जैसे ही हर्षोल्लास से होगी और सब पर बाबा कृपा करेंगे, सब पर हमारे धाम कृपा करेंगे, जिससे कि सभी की यात्रा आसान हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जो यात्रा वहीं उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव जोशीमठ में आई आपदा मामले में केंद्र से आई टीम ने अपना सर्वे अब पूरा कर लिया है। इस सर्वे के आधार पर राज्य सरकार को पूर्व में भेजी गई आपदा राहत धनराशि के तहत मदद केंद्र सरकार से मिलेगी। सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा ने बताया कि गुरुवार से बद्रीनाथ की यात्रा शुरू हो रही है और यात्रा के प्रमुख पड़ाव जोशीमठ में अब चिंताजनक स्थिति नहीं है। प्रशासन ने प्रभावित लोगों के सामने दोनों विकल्प रखे हैं, जिसमें प्री फैब्रिकेट मकान और मुआवजा दोनों ही शामिल हैं। साथ ही यात्रा में आपात स्थिति के मद्देनजर भी एक टीम का गठन किया गया है, जो इस पूरे हालात पर नजर रखेगी। पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट होती है जो भारत सरकार ने सजेस्ट किया था। तो एनडीए में भारत सरकार की टीम वहाँ पे आई है और पीडीए ने कर रही है। डिफरेंट एजेंसियों के लोग थे उस टीम में और उस टीम में हमारे उत्तराखंड से हमारे यूएसडीए के भी लोग थे और ये एक जॉइंट असेसमेंट की गई है और उसके बाद भारत सरकार पे इस संबंध में बैठक होगी। उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी और जो आर्थिक पैकेज उसी के आधार पर निर्धारित होना उसके अनुसार कार्रवाई होगी। हाँ, ये टीम ने अपना काम कर लिया है और मेरे ख्याल से आज टीम वापस जा रही है और उसके बाद अपना रिपोर्ट तैयार करेंगे और भारत सरकार में उस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। तो पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट होती है जो भारत। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुदीप, अब देखा जाए तो जोशीमठ में पहले से फिलहाल हालात काफी बेहतर हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही है। और देखिए, बीते दिनों से ना तो जोशीमठ से कोई ऐसी डराने वाली खबरें आ रही हैं और ना ही स्थानीय लोगों का कोई आक्रोश या धरना प्रदर्शन दिखता है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि राज्य सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो तैयारियां की, मौके पर गए, केंद्रीय एजेंसियां आई, आपदा राहत बचाव कार्य शुरू हुआ और पुनर्वास के दो तरीके अपनाए गए। पहला, यदि कोई अपना भवन छोड़ के मुआवजा लेना चाहता है तो उसके लिए वो ऑप्शन है। दूसरा, यदि कोई प्री फैब्रिकेटेड घर में जाना चाहता है तो वो भी ऑप्शन है और 15 घर बनकर तैयार है। देखिए, बद्रीनाथ धाम में जाने में जोशीमठ एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ यात्री ठहरते भी हैं, स्थानीय उत्पादों को भी खरीदते हैं और लोकल स्थानीय लोगों की आजीविका से भी जुड़ा हुआ है जोशीमठ। तो जोशीमठ की बड़ी महत्वता है और पूर्व में भी यहाँ ऐसा हुआ है, कई वर्ष पूर्व, जानकार जो बताते हैं, परंतु अभी स्थिति बेहतर है। अच्छी बात यह है कि केंद्र की टीम ने अपना सर्वे पूरा कर लिया है और करीब 3800 करोड़ रुपए का जो प्रपोजल राज्य सरकार से केंद्र को गया है, माना जा रहा है कि केंद्र की इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर इस पैसे की मंजूरी उत्तराखंड सरकार के लिए, उत्तराखंड के लिए जारी हो सकती है। चलिए, ठीक है, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कभी देश के अंतिम गांव के रूप में पहचान रखने वाला माड़ा गांव अब मुख्यमंत्री धामी की पहल पर देश के पहले गांव के रूप में अधिसूचित हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर इसका आधिकारिक बोर्ड भी लगा दिया गया है। सीएम धामी ने इस पर खुशी जताते हुए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। सीएम धामी का कहना है कि सीमांत गांव जो उत्तराखंड के केंद्र ने चिन्हित किए हैं, उनकी संख्या अब बढ़ने वाली है। आपको बताते चले कि चमोली जिले के माड़ा गांव में पीएम मोदी के दौरे के दौरान सीएम धामी ने ही माड़ा गांव को पहले गांव के रूप में माना था, जिसे मंच से ही बोलते हुए पीएम ने स्वीकार भी किया था। पीएम वाइब्रेंट विलेज के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए इस दौरान वहां पर पहुंचे थे। तो जो पहले आखिरी गांव हुआ करता था, आज वो पहले गांव के रूप में विकसित हो रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पिछले वर्ष के माड़ा प्रवास में, जब वो माड़ा आए थे, तो उन्होंने उस समय कहा था कि माड़ा जैसे जितने भी गांव
हमारे सीमांत के गांव हैं जो भारत के अंतिम गांव के रूप में जिनको कहा जाता था पहले, अब उन सभी को भारत के प्रथम गांव के रूप में जाना जाएगा। तो माड़ा गांव प्रथम गांव हो गया है, बोर्ड भी उसका लग गया है। इसके साथ साथ उसके गांव का विकास वाइब्रेंट विलेज भारत सरकार की योजना में हो रहा है। इसके अलावा नीति, मलारी, गुंजी, इन सभी गांवों को भी भारत सरकार की योजना में सम्मिलित किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सीमांत के और भी गांव हैं उनकी भी अभी सूची भारत सरकार के स्तर पर जो है रुकी हुई है कि उस पर भी जो है फैसला होना है। तो कहीं ना कहीं हमारे अन्य गांव भी इसमें आएंगे जिससे कि उनको भी विकास के रास्ते पर आगे। और इसी पर जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता सुदीप जैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, अगर देखा जाए तो जो गांव पहले आखिरी गांव के रूप में विकसित था, अब उसे पहला गांव बताया जा रहा है और इसको लेकर के बोर्ड भी लग गए हैं। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो जो गांव के लोग हैं जो वहां पर रहते हैं उनमें भी काफी खुशी होगी इसको लेकर। जी देखिए, ये 2-3 मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। देश का अंतिम गांव माड़ा इसलिए माना जाता था क्योंकि बद्रीनाथ धाम चमोली जिले में है और चमोली जिले की सीमा पर माड़ा है। इसके बाद चीन की सीमा शुरू होती है। जब वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए थे जी, उस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में इसे पहला गांव कहा था कि देश यहां से शुरू होता है, इसे अंतिम के रूप में नहीं देखना चाहिए। इस चीज को प्रधानमंत्री ने भी अप्रिशिएट किया और मंच से इस बात को स्वीकार किया। ये तो रही एक बात माड़ा को लेकर। अभी हमारे यहाँ कुल 5 गांव उत्तराखंड में चिन्हित हैं जो सीमा पर हैं, परंतु कुछ दिनों पहले भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनर लाइन का प्रस्ताव भी मांगा है राज्य से। यानी जो वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत जो गांवों की संख्या मौजूदा समय में है वो बढ़ सकती है। जैसा मुख्यमंत्री भी पहले ये जानकारी दे चुके हैं, अभी इनकी संख्या 5 है और इनकी संख्या अब 14-15 से अधिक हो सकती है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत भारत सरकार उस गांव पर विशेष फोकस करेगी और विकास कार्यों के साथ ही आम जन की योजनाओं पर और काम करेगी। साथ ही इन गांवों को इस प्रकार से डेवलप किया जाएगा ताकि यहाँ से पलायन ना हो, और जब पलायन नहीं होगा तो सुरक्षा के लिहाज से यह और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यदि गांव से पलायन होगा तो कमजोर जो हमारा बॉर्डर होता है वो कमजोर नहीं होगा। तो इस वाइब्रेंट विलेज योजना के पीछे कई और भी मकसद हैं जो इस रूप में दिखते हैं। ठीक है, चलिए सुदीप, आप लगातार बने रहिए, आगे अपडेट्स आपसे और भी खबरों पर लेंगे। और वहीं आपको बता दें कि पहाड़ में दरार का दायरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। जोशीमठ के बाद अब बागेश्वर में खड़िया के खनन से मंदिर तिरछा हुआ था और कई घरों में दरारें भी आई थी। इस दौरान अब पिथौरागढ़ जिले में एक गांव के 50 घरों में दरार की खबर आ रही है। जिस गांव में दरार की खबरें हैं वहां सरयू नदी पर खुटानी हाइड्रो प्रोजेक्ट भी बन रहा है। ये गांव हाइड्रो प्रोजेक्ट के निकट है। गांव में 50 से ज्यादा घरों में दरार है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में इस तरह जहां परिस्थितियां हैं वहां पर आपदा प्रबंधन विभाग मॉनिटरिंग कर रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि इस मामले पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। नहीं, उसको आपदा प्रबंधन विभाग देख रहा है, उसका ठीक से आकलन कर रहा है कि आखिर ये घटना किस कारण से हुई है। सर, माड़ा पहला गांव लग गया, आपने एक प्रयास किया था, उससे की शुरुआत हुई है, इसे कैसे देखते हो? सीमांत गांव की शुरू में भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने और भी गांव के नाम मांगे। नहीं, पिथौरागढ़ के धारचूला से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर तवाघाट लिपुलेख राजमार्ग पर पहाड़ी दरकी है। गर्भाधार में पहाड़ी दरकने से नेशनल हाईवे भी इस वक्त बंद हो गया, जिससे लोगों को काफी समस्या हो रही है। नेशनल हाईवे बंद होने से जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनको ज्यादा समस्याओं का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। उनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ गई हैं। वहीं सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी परेशानी का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। और अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? क्योंकि ये जो पहाड़ दरका है उससे कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे भी बंद हो गया है और वहां पर जो स्थानीय निवासी हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, ये बात सही है। ये बहुत महत्वपूर्ण लिपुलेख मार्ग है जो कि बंद हुआ है पिथौरागढ़ तवाघाट को जाने के लिए। हालांकि इसके लिए बीआरओ व अन्य टीमों को लगाया गया है जो इसको खोलने का प्रयास कर रही है और ये चीन सीमा को सड़क जाती है। रवि,
ठीक है, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत द्वारा लिखी जा रही किताब पर कटाक्ष किया। उन्होंने आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंडियत पर एक किताब लिख रहे हैं, जिसका विमोचन हरिद्वार में बड़े स्तर पर होने जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री का कहना है कि हरीश रावत के लिए उत्तराखंड के बड़े नेता हैं और वो इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हरीश रावत की उत्तराखंडियत देखी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम करते ही रहते हैं जब उनको लगता है कि भाई कभी संतों के बीच में, अन्य लोगों के बीच में। तो उत्तराखंडियत तो पिछले चुनाव में लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने का कहीं ना कहीं एक तरह से मैं कहूँ कि जवाब दिया ही था। वहीं सितारगंज मजदूर के मर्डर से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि सितारगंज में जेल कैंप रोज पर दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। मामूली कहासुनी में ही ये कत्ल हो गया। सितारगंज इंटर कॉलेज के सामने की ये घटना आपको बता रहे हैं। फिलहाल सितारगंज पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। तो मामूली सी कहासुनी हुई है, लेकिन उसके बाद में कत्ल तक हो गया। फिलहाल पुलिस पूरा मामले की जांच कर रही है। सितारगंज इंटर कॉलेज के सामने की ये घटना आपको बता रहे हैं। सिक्स सिग्मा पॉलिटेक्निक कॉलेज में रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया है। रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा ने किया। इस मेले में अलग अलग इंस्टीट्यूट के करीब 150 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 75 छात्र छात्राओं का चयन भी किया गया। तो आपको बता दें कि रोजगार मेले का ये शुभारंभ किया गया है, जिसमें 150 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और 75 छात्रों को नौकरी भी मिली। ये इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज है उत्तराखंड का निजी क्षेत्र का जो सबसे अच्छे कॉलेजेस है उसमें आज सिक्स सिग्मा के द्वारा एक पूल कैंपस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक वर्ल्ड की रिनाउंड कंपनी ACP है, उसके द्वारा पूल कैंपस किया जा रहा है, जिसका बेसिक पैकेज 3 लाख से लेकर 6.5 लाख तक ये उसकी संभावना है कि पैकेज जो भी है सेलेक्ट होंगे उन्हें मिलेगा। और आज उनका पहले रिटर्न टेस्ट होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा। ये ACPL ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो कि पिछले 30 साल से DRA और PV के सेक्टर में वर्क कर रही है, जहां पर उनके मोर देन 400 क्लाइंट्स हैं जिनके लिए ये हायरिंग हम कर रहे हैं। सो बेसिकली जो अभी हमारे पास सिक्स सिग्मा स्टूडेंट्स के लिए जो वैकेंसीज है वो है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में, फार्माकोविजिलेंस में, QA QC एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सो बेसिकली उसके लिए यहाँ पर हम हायरिंग करने आए हैं, जहाँ पर ऑलमोस्ट लाइक पूल कैंपस है, काफ़ी बच्चे आए हुए हैं, ऑलमोस्ट लाइक 150 बच्चे स्ट्रेंथ है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है बच्चों का। और यहाँ पर आई होप कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर ले जा। अल्मोड़ा के मंडी बाजार के एक ढाबे में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी। हालांकि फायर ब्रिगेड के पहुंचने पर लोगों ने दुकान की आग को बुझा दिया था। इस हादसे में दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया और अभी तक आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। तो अल्मोड़ा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अचानक से ये भीषण आग लग गई और आग किस वजह से लगी, कारणों का खुलासा भी फिलहाल नहीं हो पाया है। लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती, उससे पहले ही स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत करके इस भीषण आग पर काबू पा लिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस भीषण आग में हालांकि कोई जान की नुकसान नहीं हुई है, लेकिन जो सामान दुकान के अंदर रखा हुआ था वो सारा सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं अल्मोड़ा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 260 करोड़ की योजनाओं की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें अल्मोड़ा नगर की ड्रेनेज सिस्टम, पार्किंग, पर्यटन के विकास योजनाओं के साथ अनेकों योजनाएं शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार लगातार प्रदेश के हर जनपद में विकास कार्य कर रही है और सरकार प्रदेश में हर प्रकार का विकास करने के संकल्प के साथ
आगे बढ़ रही है। 256 करोड़ की योजनाओं का 63 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जिसमें पार्किंग से लेकर सड़क अवस्थापना और मुख्य रूप से अल्मोड़ा का ड्रेनेज प्लान भी आज इसमें सम्मिलित है। और इन सभी योजनाओं के जिन योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है, उन योजनाओं से निश्चित रूप से पूरे अल्मोड़ा जनपद को विभिन्न आयाम विकास के प्राप्त होंगे। और हमारा स्पष्ट रूप से ये संकल्प है कि प्रदेश का हर स्थान विकास की मुख्य धारा में आना चाहिए। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का निधन हो गया है। आपको बता दें कि लंबे समय से चंदन राम दास बीमार चल रहे थे। जिला अस्पताल बागेश्वर के आईसीयू में वो भर्ती थे और अब बीमारी के बाद में उनका निधन हो गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चंदन राम दास, जिनका जिला अस्पताल बागेश्वर में निधन हो गया है, आईसीयू में भर्ती थे, लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री थे चंदन राम दास, जिनका निधन अभी हो गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक दुख भरी खबर इस वक्त उत्तराखंड से सामने आई है, जहां पर कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का निधन हो गया है। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था जिला अस्पताल में, जिला अस्पताल के आईसीयू में वो भर्ती थे। लेकिन इसी बीच ये दुख भरी खबर आई कि उनका निधन हो गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री थे चंदन राम दास, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आपको बता दें कि लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हुआ है। काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, अस्पताल में इलाज भी चल रहा था उनका और अस्पताल में आईसीयू में वो भर्ती थे। लेकिन अब ये दुख भरी खबर सामने आई है कि उनका निधन हो गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए। सुदीप, बताया जा रहा है कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास, जिनका निधन हो गया है। जी, ये बात बिल्कुल सही है। कई दिनों से बीमार थे कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास और कुछ दिनों पूर्व उनको दिल्ली भी इलाज के लिए ले जाया गया था। काफी दिन एडमिट रहे। उनको सांस में भी दिक्कत होती थी, चलने में। और बीते दिनों जब गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित हुआ था तो वो एक दिन से अधिक सत्र में नहीं रह पाए और वहां से उन्हें फिर वापस लौटना पड़ा देहरादून के लिए, क्योंकि डॉक्टरों ने भी यही सलाह दी थी। हमारी जानकारी ये है कि आज एक कार्यक्रम में उनकी तबीयत जब बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तो अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया है, यानी ब्रॉड डेड घोषित किया है। चंदन राम दास के पास परिवहन, ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। परिवहन मंत्री सतपाल महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतपाल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। देखिए, ये दुख भरी खबर इस वक्त सामने आई है कि चंदन राम दास, आप ही के साथ ही कैबिनेट मंत्री थे, उनका निधन अभी हो गया है। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मैं तो इस खबर सुन के बड़ा स्तब्ध हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही उनसे वार्ता हुई जी, और मैंने उनसे पूछा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो बताने लगे कि भाई मैं अब थोड़ा ठीक हूँ। तो ये सुनकर के बड़ा आघात हृदय को लगा है और बहुत दुखद समाचार है। हम सबके लिए बहुत ये पीड़ादायक सूचना है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, परंतु निश्चित रूप में बहुत ही हम लोगों को आघात लगा और हम सभी स्तब्ध हैं इस खबर को सुन करके। सतपाल जी, देखिए, क्योंकि आप उनके साथ अक्सर रहे होंगे, तमाम बातें भी होती होंगी, तो ऐसा जब आपने बताया कि आखिरी बार जब आप उनसे मिले थे तो उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन अब अचानक ऐसी खबर सामने आई है। नहीं, उनकी डिटोरेट तो कर रही थी खबर, उनका स्वास्थ्य जो है धीरे धीरे गिर रहा था जी। इसी को लेकर के मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब चिकित्सा ठीक करवाइए। तो कहने लगे देखो भाई, मेरा खून भी कम बनता है, उधर में जो खाने को ज्यादा कहा जाता है, उधर मुझे डायबिटीज भी है, तो इस प्रकार का बता रहे थे और कह रहे थे चला मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो ये तो अचानक सुन करके हमारे हृदय को बहुत हम स्तब्ध हो गए और मतलब सभी बहुत दुखी हैं और वेदना में है कि भाई हमारा साथी हमको छोड़ करके चले गया। ठीक है, शुक्रिया सतपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सतपाल महाराज जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, कैबिनेट मंत्री, उनके साथी का निधन हुआ है। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का आज निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसी खबर आई जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। राजनीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक अपूर्णीय क्षति भी है उनका जाना। विशेष संवाददाता सुदीप जैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, अभी सतपाल महाराज से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसी खबर जो अचानक से आई है उसने सभी को स्तब्ध कर दिया, और वाकई ये खबर ऐसी है जिसने सभी को स्तब्ध किया है और एक अपूर्णीय क्षति भी है राजनीति के हिसाब से। सुदीप, आवाज मिल रही है आपको?
चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे टूट गया है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार आपको ये बड़ी खबर इस वक्त पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री थे चंद्र राम दास, जिनका निधन हो गया है। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रोकेंगे, बने रहिए हमारे साथ।